हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है फॉर कोरोना इन फिजिक्स, राइट। ये आपका बीमारी वाला कोरोना नहीं है, राइट। इससे आज हम कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सी, अभी तक ये जो टॉपिक है कोरोना डिस्चार्ज, इसको समझने के लिए थोड़े से कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो मैं उसे जल्दी से आपको रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कोरोना होता क्या है। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, राइट। तो हम इसे समझते हैं। पहली बात, इस कोरोना को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल तो कोरोना को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज्ड आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है, मान लीजिए एक कंडक्टर है, ऐसा एक रैंडम शेप का कोई कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर है ये। अब ये कंडक्टर चार्ज है और हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि अगर कंडक्टर को आप चार्ज करें, उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज अगर आप डालें तो वो चार्ज कहां चला जाता है? सरफेस पे चला जाता है। वो चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये बात हम लोग जानते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज कंडक्टर के अंदर रिसाइड नहीं करेगा। सारे एक्स्ट्रा चार्जेस कंडक्टर के सरफेस पे चले जाते हैं। ये चीज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। और हम गॉस लॉ में ये भी पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाती है? जीरो। ठीक है, इसे आइसोलेटेड कंडक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस कंडक्टर को कोई पावर सोर्स वगैरह कोई कुछ कनेक्टेड नहीं है। अब आपको पता है, आप ये इक्वेशन जानते हो कि वी एफ फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस। ये इक्वेशन आपको पता है। अब आपको ये भी पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो डाल दूं तो ये पूरा एक जो टर्म है वो बन जाता है वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू जीरो। ये पूरा राइट साइड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट? वी एफ इज इक्वल टू हो जाता है वी आई। वी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है? वी आई। ओके, तो अगर मैं इस कंडक्टर को दोबारा यहां पे ड्रॉ करूं तो ये सपोज ये कंडक्टर है। ये सपोज मान लीजिए इनिशियल पॉइंट आई है, ये फाइनल पॉइंट एफ है, राइट। इस कंडक्टर के अंदर का ये इनिशियल पॉइंट आई है, इनिशियल पॉइंट आई था, ये फाइनल पॉइंट एफ है। तो अगर आप किसी एक चार्ज को यहां से यहां लेके आओ, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहां से यहां लेके आओ, या किसी एक चार्ज को यहां से यहां लेके आओ, चाहे रास्ता ए वाले रास्ते से लेके आओ चाहे बी वाले रास्ते से लेके आओ, लेकिन हमको पता है कि इनिशियल वी आई का जो पोटेंशियल था वही पोटेंशियल पॉइंट एफ का भी है। आई इनिशियल पॉइंट है, एफ क्या है? फाइनल पॉइंट है। तो दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या है? सेम है। ये ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, राइट। पोटेंशियल क्या है? सेम है। ये हम लोग जान चुके हैं। तो कितना वर्क डन लगेगा? आंसर है जीरो, क्योंकि दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या है? सेम है। और आपको पता है एनर्जी फ्लो तभी होती है व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर, क्योंकि आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर आने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। आने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? सेम। तो इसलिए किसी भी चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए कितना वर्क डन लगेगा? जीरो। कुछ लगेगा ही नहीं, कुछ वर्क डन नहीं लगेगा। ओके, तो ये बात क्लियर हो जाती है। तो मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूं पहले, तो आप इस स्टेटमेंट को जरा पढ़ लीजिए। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है कि अगर आपके कंडक्टर पे कोई एक्सेस चार्ज है, द एक्सेस चार्ज प्लेस्ड ऑन आइसोलेटेड कंडक्टर विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इन सच अ वे दैट ऑल पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर, चाहे वो सरफेस पे हो चाहे सरफेस के अंदर हो, आर एट सेम पोटेंशियल। तो आपको याद रखना है कि अगर आप किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज डालते हो तो वो एक्स्ट्रा चार्ज कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पे, ताकि पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। चाहे वो पॉइंट सरफेस पे हो चाहे कंडक्टर के अंदर, मतलब सरफेस के नीचे हो, हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? कंडक्टर का सेम होगा। सेम, राइट। मतलब अगर मैं
ये कंडक्टर लूं तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, मतलब हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अगर हम लोग एक स्पेरिकल कंडक्टर लें, मान लीजिए अगर हम लोग एक स्पेरिकल कंडक्टर लें ऐसा, ठीक है, इट्स अ स्पेरिकल कंडक्टर। स्पेरिकल कंडक्टर मतलब ये बॉल के शेप में है, कुछ स्पीयर के शेप में है, स्पेरिकल कंडक्टर। मान लीजिए कॉपर का या आयरन का बना है, तो अगर इस पे आप चार्ज डालो तो वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो चार्ज यूनिफॉर्मली सरफेस पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सरफेस से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो फॉर स्पेरिकल केस चार्जेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रॉपरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, चार्जेस का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। किसके लिए, स्पेरिकल शेप के लिए। लेकिन मान लीजिए अगर आपका स्पेरिकल शेप ना हो, आपका शेप अगर कुछ ऐसा है, मैं एक शेप बना रहा हूं ऐसा कुछ, तो यहां पे आप देख सकते हैं 3 कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स, राइट, ये भी एक कंडक्टर ही है, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ कंडक्टर। 3 कॉर्नर्स हैं, राइट, 3 क्या है, कॉर्नर्स हैं। तो इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, वो देखिए कैसे होगा, आपको देखो दिख रहा होगा कि मैंने कॉर्नर्स पे ज्यादा चार्जेस बनाए। देखिए यहां पे भी ज्यादा चार्ज है कॉर्नर पे, यहां पे भी ज्यादा चार्ज है कॉर्नर पे, यहां पे भी ज्यादा चार्ज है कॉर्नर पे। तो अगर कंडक्टर में आपके कॉर्नर्स हैं, ठीक है, तो कॉर्नर्स अगर जहां पे होंगे, जहां पे कोना होगा आपके कंडक्टर का, वहां पे चार्जेस ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं। वहां पे चार्जेस क्या एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ज्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं जहां पे कॉर्नर्स हो। और आपका कॉर्नर जितना ज्यादा शार्प होगा उतना ज्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे। मान लीजिए अगर आपका ये कॉर्नर ऐसे होता, ऐसे कि ये ऐसे एकदम शार्प, देखिए इससे भी ज्यादा शार्प है ना, तो यहां पे तो बहुत ज्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट होते, बहुत ज्यादा कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स पे क्या होते, बहुत ज्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते। तो आपका कॉर्नर जितना ज्यादा शार्प होगा उतने ज्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, उतने ज्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, राइट। अब आपको याद होगा कंडक्टर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है आइसोलेटेड कंडक्टर का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो आपको दिख रहा होगा यहां इसका जो रेडियस है वो कम है ना, यहाँ पे जो सर्कल बनेगा, अगर मान लीजिए छोटा सा एक सर्कल अगर यहां मैं बना दूं, ये एक छोटा सा सर्कल, तो इसका रेडियस कम है। यहाँ पे अगर सर्कल बनाऊं तो एक बड़ा सर्कल बनेगा, इसका रेडियस थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर रेडियस बहुत कम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अगर रेडियस ज्यादा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स की बात कर रहे हैं। और जिनको अभी पता नहीं है कि सरफेस, ये सिग्मा क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया, है ना। ये क्या है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। चलो इसको प्रूफ करते हैं, इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, राइट, आपके पास एक बॉल है, ये बड़ा सा एक बॉल है, ठीक है ना। इस बॉल का सपोज मान लीजिए रेडियस है आर, ये मान लीजिए मेटल का बॉल है, राइट, स्पीयर है ये। और यहां पे एक छोटा स्पीयर आपके पास है एक और, ये भी मेटल का ही है, ये भी मेटल का ही बना हुआ है, और इसका जो रेडियस है वो है छोटा आर, इसका रेडियस क्या है, छोटा आर। ठीक है, मान लीजिए आपने इस पे Q1 चार्जेस डाल दिए, तो वो Q1 चार्जेस क्या हो जाएंगे, इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। Q1 चार्जेस क्या हो जाएंगे, इस पे डिस्ट्रीब्यूट। आपने इस स्पीयर पे कितने चार्जेस डाले, Q1, और वो सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए सरफेस पे। सिमिलरली इस पे आपने मान लीजिए Q2 चार्जेस डाले, और वो Q2 चार्जेस क्या हो गए, इस पे सरफेस पे क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, तो इस समय इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी कितनी, सिग्मा 1 इज इक्वल टू Q1 टोटल चार्ज है अपॉन टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई R स्क्वायर।
इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब हमको रिलेशन डेवलप करना है कि सिग्मा में सरफेस चार्ज डेंसिटी में और रेडियस ऑफ कॉर्नर में क्या रिलेशनशिप होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए इसका जो पोटेंशियल है, इस स्पीयर का, वो पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू स्पीयर का जो पोटेंशियल है सरफेस का, वो कितना होगा, K Q1 बाय R। और इस स्पीयर का जो पोटेंशियल होगा V2 इज इक्वल टू क्या होगा, K Q2 बाय R। ठीक है, अभी दोनों का पोटेंशियल कुछ अलग अलग है, हमको नहीं पता। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों स्पीयर्स को एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। मान लीजिए एक वायर है, ये वायर से मैंने क्या किया, दोनों स्पीयर्स को कनेक्ट कर दिया। अब कुछ देर तक करंट का फ्लो होगा, कब तक करंट का फ्लो होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो जब मैं वायर से कनेक्ट कर दूंगा तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैं फिर लिख सकता हूं K Q1 अपॉन R इज इक्वल टू K Q2 अपॉन छोटा r। K कैंसिल हो गया, तो हमें यहां से मिल गया Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू R अपॉन स्मॉल r। ओके, ऐसे कुछ रिलेशन मिल गया हमको। ठीक है, ये रिलेशन मिल गया। अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 पता है, तो सिग्मा 1 डिवाइड बाय अगर सिग्मा 2 करूं मैं, सिग्मा 1 क्या था, Q1 डिवाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा 2 क्या था, ये Q2 डिवाइड बाय 4 पाई छोटा r स्क्वायर। ये 4 पाई कैंसिल, सो ये क्या हो गया, Q1 डिवाइड बाय r स्क्वायर, और ये r स्क्वायर ऊपर चला गया, डिवाइड बाय Q2। सो सिग्मा 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, हाँ, तो ये हो गया Q1 डिवाइड बाय Q2 इंटू r स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल R स्क्वायर। अब Q1 बाय Q2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, कितनी है, R बाय R। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे और ये हो जाएगा R स्क्वायर बाय R स्क्वायर। तो ये कट गया, तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 कितना आया, स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R। स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R। सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 का रेशियो कितना आया, स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि सिग्मा 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R। अब बड़ा कौन है, बड़ा है r इज ग्रेटर देन छोटा r ना, कैपिटल R इज ग्रेटर देन छोटा r। तो इससे पता क्या चलता है कि सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1। मतलब इस बॉल का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी था वो ज्यादा था कंपैरिजन टू दिस वन, है ना। सिग्मा 2 देखो बड़ा है ना, सिग्मा 2 किसका था, इसका था ना। तो सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1। ठीक है, सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1। सिमिलरली उसी तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रूव कर सकते हो। जैसे इस बॉल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपको फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 डिवाइड बाय R स्क्वायर। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सेकंड वाले की, E2 क्या आएगा, K Q2 अपॉन छोटा r स्क्वायर। अगर हम E1 बाय E2 करें, अगर हम लोग E1 बाय E2 करें तो क्या मिल जाएगा, K Q1 डिवाइड बाय कैपिटल R स्क्वायर होल डिवाइड बाय K Q2 डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर। ये गया तो आ गया Q1 बाय Q2 इंटू R स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब Q1 बाय Q2 ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है यहाँ से, तो कितना है, R बाय R, कैपिटल R बाय स्मॉल r। सो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R डिवाइड बाय स्मॉल r इंटू R स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। सो दिस इज, एक कट गया ये, तो आ गया R बाय R। सो E1 बाय E2 कितना आया, R बाय R आया। अब आपको पता है कि कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, राइट। सो आपको ये भी पता चल जाएगा कि E2 इज ग्रेटर देन क्या है, E1 है। मतलब छोटे वाले बॉल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी यहाँ पे, वो ज्यादा स्ट्रांग थी सरफेस पे। समझ में आ रही बात, कि इसका कर्व देखिए छोटा था ना, छोटा कर्व था ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कर्व क्या था इसका, छोटा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई यहाँ पे, स्ट्रांग हो गई। और पोटेंशियल भी क्या है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या था, स्ट्रांग था। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, इसका कर्व क्या था, बड़ा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कम हो गई, और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जितना बड़ा कर्व होगा उतना कम सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, उतना वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपका जितना छोटा कर्व होगा, शार्प कर्व होगा, उतना ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा और उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अभी आपने देखा होगा ये चीजें कि अगर मैं एक
मान लीजिए आपके पास एक मेटल का बॉल है जिसपे नेगेटिव चार्जेस हैं, जिसपे क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं, और बगल में ही एक कंडक्टर है और ये शार्प पॉइंट है, इट्स अ शार्प पॉइंट, इट्स अ शार्प पॉइंट, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शार्प पॉइंट है, तो यहाँ पे चार्जेस ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे और इस कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है। तो होता क्या है, ये पॉइंट शार्प है, मतलब यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाती है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो यहाँ के जो चार्जेस हैं वो हवा को आयोनाइज करने लगते हैं। यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड हवा को आयोनाइज करने लगती है और इस तरह से फिर फ्लेम निकलता है। फ्लेम, ये ब्लूइश ग्लो, इसका जो कलर होता है वो ब्लूइश ग्लो या पर्पल में भी होता है समटाइम्स, राइट। इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, इसको बोलते हैं कोरोना। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये होता कैसे है। मान लीजिए एक चार्ज स्फीयर है, इस पे नेगेटिव चार्ज है और इसके बगल में एक न्यूट्रल एटम है गैस का, ठीक है। कोई भी एटम हो सकता है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, कोई भी एक एटम है, ठीक है। अब इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये जब नेगेटिव चार्ज, जब ये गैस का एटम इसके बगल में आएगा तो देखिए होगा क्या, ये क्या करेगा, ये जो चार्ज स्फीयर है आपका, चार्ज स्फीयर, राइट, इस पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज, राइट। अब ये जो, जब ये आएगा एटम नजदीक इसके, तो देखिए होगा क्या, ये जो एटम का शेप है ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये किस तरह से हो जाएगा, देखिए देखिए एटम का जो शेप है वो क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। क्यों डिस्टॉर्ट हो गया, क्योंकि ये जो ब्लू ब्लू में आपको दिख रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो तो नेगेटिव चार्ज से रिपेल होगा, वो दूर जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स दूर जाना चाहते हैं। लेकिन ये जो ब्लैक ब्लैक आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो तो लेकिन नेगेटिव के पास आना चाहता है, वो तो नेगेटिव के क्या आना चाहता है, पास आना चाहता है। तो ये यहां जाना चाहता है और ये क्लाउड्स क्या करना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। अब किसी तरह से मान लीजिए इसमें का अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकल गया, मतलब अगर ये रिपल्शन के कारण, यहां पे रिपल्शन भी हो रहा है, अट्रैक्शन भी हो रहा है, राइट। तो यहां पे अगर ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके वजह से, या फिर देखिए हमारे स्पेस में बहुत सारी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, सन रेज होती हैं, तो उनके वजह से ये आयोनाइजेशन हो सकता है किसका, इस एटम का। तो वो जब रेज आएंगी तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन यहां से नॉकआउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा। अब ये नेगेटिव इसको धक्का देगा तो ये इलेक्ट्रॉन जोर से आगे बढ़ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इस साइड में जाएगा, राइट, इस साइड में। ये निकला कहां है, यहां से। तो अब इस एटम पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। एटम पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव चार्ज कहां मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा। समझ रहे हैं कि इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन था वो नॉकआउट हो गया, बाहर निकल गया, आयोनाइजेशन हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन अब यहां मूव करेगा क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। बट अब ये जो एटम जब पॉजिटिव बन जाएगा तो ये इस साइड मूव करेगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन, जब ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो निकला है ये बहुत एनर्जेटिक है। जब ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा और किसी और एटम को टक्कर मारेगा, रास्ते में मान लीजिए कोई और एटम भी होंगे, राइट। तो ये ऐसे 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 कोई एक और एटम है, एक और एटम है गैस का। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको टक्कर मारेगा तो इसमें से इसको फिर इस एटम को भी आयोनाइज कर देगा, इस एटम को भी क्या कर देगा, ये आयोनाइज करवा देगा। मतलब इसके अंदर का भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कोई बाहर निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर वहां जाएगा और फिर ये जो एटम है ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव एटम इस साइड मूव करेगा। तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्जेस उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस आयोनाइजेशन की वजह से आपको ब्लूइश फ्लेम दिखाई पड़ती है, ब्लूइश या पर्पलिश फ्लेम या फिर स्पार्क दिखाई पड़ता है, ठीक है, ब्लूइश फ्लेम दिखाई पड़ता है, राइट, या फिर स्पार्क। ये आयोनाइजेशन की वजह से, किसकी वजह से, आयोनाइजेशन की वजह से। और इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। कि इसका इतना ज्यादा इसका चार्ज हो गए थे, इतना ज्यादा पोटेंशियल हो गया था कि इसने सराउंडिंग की हवा को आयोनाइज किया। आयोनाइजेशन की वजह से चार्जेस मूव करने लगे, जिसके कारण आपको जो फ्लेम वहां पे
हल्की सी लाइट फ्लेम दिखाई देनी लगी। अभी उसी तरह से अगर आप यहाँ पे एक अगर मेटल बॉल बनाएं और मान लीजिए इस मेटल बॉल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बगल का जो एटम होगा, राइट, उसमें क्या होगा, इसके बगल का जो एटम होगा गैस का, राइट, उसका जो न्यूक्लियस होगा वो दूर जाएगा इससे, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या होंगे, नजदीक आएंगे, क्योंकि नेगेटिव का पॉजिटिव से अट्रैक्शन होता है और पॉजिटिव का पॉजिटिव से रिपल्शन। तो यहां से जब ये एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया यहां से, राइट, निकल गया तो वो इस साइड जाएगा, राइट, और ये जो फिर पॉजिटिव पोर्शन है वो कहां जाएगा, उस साइड जाएगा ड्यू टू रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज उस साइड जा रहा है। तो यहां भी क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो इसको भी क्या बोलेंगे, कोरोनाज, इसको भी क्या बोलेंगे, कोरोना डिस्चार्ज। अब मान लीजिए अगर आपने यहां पे नेगेटिव एक बॉल रखा जिसपे नेगेटिव चार्ज है, और यहां पे एक बॉल रखा जिसपे आपका पॉजिटिव चार्ज है, राइट, इस तरह से ये बॉल पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको पता है कि अभी हमने डायग्राम बनाई थी नेगेटिव वाली, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स उस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और पॉजिटिव इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आयनाइजेशन की वजह से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, और पॉजिटिव चार्जेस कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्जेस कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, राइट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नजदीक जा रहे हैं और पॉजिटिव इससे दूर जा रहे हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों चार्जेस मूव कर रहे हैं, स्पीयर्स के बीच में, राइट। पॉजिटिव यहां से यहां जा रहा है, नेगेटिव यहां से यहां जा रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, या फिर आर्क डिस्चार्ज बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आर्क डिस्चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क डिस्चार्ज, राइट। ये इसमें आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस भी मूव कर रहे हैं, नेगेटिव भी मूव कर रहा है, और इसको आप प्लाज्मा भी बोल सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और ये आयंस है ना, पॉजिटिवली चार्ज आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन गैस के, तो इसको आप प्लाज्मा बोल सकते हो, प्लाज्मा ऑफ गैस, राइट। ये तो ऐसा होता है, राइट। तो दो स्पीयर्स आप अगर हैं और बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तो ये ऐसा आपको आर्क डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, लाइटनिंग देखने को मिलेगी। बेसिकली ये लाइटनिंग है, राइट, लाइटनिंग। जैसे मूवीज में आप देखते हो ना कि आसमान से बिजली कड़कती है और वो जमीन पे गिरती है, तो वो जो बादल है उस बादल पे इतना ज्यादा चार्ज आ चुका है, और जमीन पे फिर वो जब बिजली आती है तो इसी तरह का वो जो बीच का जो गैस है, जो बीच की गैस प्रेजेंट है, वो आयोनाइज होते हुए, और वो एक तरह का आर्क डिस्चार्ज है, वो एक तरह का क्या है, आर्क डिस्चार्ज है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कोरोना होता क्या है। कोरोना क्या होता है, सिंपली अगर आप मेटल बॉल स्पीयर पे या फिर कंडक्टर पे बहुत ज्यादा चार्जेस डाल दें तो उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सराउंडिंग की गैसेस क्या होने लगती हैं, आयोनाइज होने लगती हैं, और आयोनाइजेशन की वजह से डिफरेंट कलर्स यू कैन सी। और वो कलर्स डिपेंड करता है कि गैस कौन सी है जो इसका आयोनाइजेशन हो रहा है, क्योंकि तभी जो फोटॉन्स एमिट होते हैं उस गैस इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से। तो अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, जैसे कि आपका जो वेल्डिंग टॉर्च होता है, वेल्डिंग टॉर्च जो वेल्डर्स यूज करते हैं, राइट, वेल्डिंग टॉर्च, उसका जो शेप होता है वो भी ऐसे पॉइंटेड ही होता है ना, नुकीला होता है। क्यों? क्योंकि उसको डिस्चार्ज करना है। तो अगर वो पॉइंटेड शेप बनाएगा तो यहाँ पे इस पॉइंटेड रीजन का जो पॉइंटेड रीजन है, इस पॉइंटेड रीजन का सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा। इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, और फिर ये पॉइंटेड जो रीजन है ये इजीली चार्जेस को बाहर भेज सकता है, या फिर इसके बगल के जो गैसेस है उनको इजीली आयोनाइज कर सकता है, राइट। तो आपको आपके घर में जो लाइटनिंग कंडक्टर्स दिखाई देते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर जो बिल्डिंग के ऊपर त्रिशूल की शेप में लाइटनिंग कंडक्टर्स जो होते हैं, जो आपके घरों में बिल्डिंग्स में ऊपर देखो रॉड लगा होता है ना, पतला सा ऐसे बिल्डिंग के ऊपर, कि बिजली आए तो इस कंडक्टर के होते हुए इसके होते हुए कहाँ चली जाए, डायरेक्ट ग्राउंड में चली जाए, राइट, डायरेक्टली कहाँ चली जाए, ग्राउंड में। तो उस
लाइटनिंग कंडक्टर का जो टिप होता है वो भी बहुत शार्प होता है, वो टिप भी क्या होता है, बहुत ज्यादा शार्प। वो इसलिए होता है ताकि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो। तो अगर कोई एक्सेस चार्ज कहीं पे है स्पेस में यहाँ पे, तो ये उस चार्ज को ये खींच लेगा, उस चार्ज को ये क्या करेगा, खींच लेगा। क्योंकि जो आपका अर्थ है, अर्थ ये आपकी यूनिवर्सल सिंक है, यूनिवर्सल सिंक ये किसी भी एक्सेस चार्ज को खींच सकती है अपने अंदर। तो अगर बादलों पे चार्ज है, मान लीजिए बादल है, ये बादल है क्लाउड, और क्लाउड पे बहुत ज्यादा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, एक्सेस चार्ज है, एक्सेस चार्ज है बादल पे। तो ये बादल इस चार्ज को जल्दी से जल्दी दे देगा किसी और को, क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है। तो ये चार्ज यहां से आयोनाइज कर देगा अगल बगल की हवा को, और आयोनाइजेशन के होते हुए ये यहां से ऐसे जमीन में चला जाएगा, राइट। ओके।